topic. Ladies and gentlemen, welcome to the essay session, and this discussion is in continuation with the paragraph writing we have been talking about. So far, we have discussed as many as following things regarding paragraph. हमने बात कर ली है what is a paragraph. Paragraph is a piece of prose written on one idea. We have also talked about the need of a paragraph in first place. राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज़रूरी है कि थिंग्स मस्ट बी कैटेगराइज्ड इन अ मैनर कि एक टाइम पे एक चीज़ ही बयान की जाए ताकि जिस ऑडियंस के लिए वो लिखी गई ये चीज़ उन्हें समझ आ जाए। राइटर के बाद रीडर के हवाले से भी हम देखें, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई जब तक हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही वी वुड नॉट बी कन्विंस्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर आइडिया। एंड थर्डली हमने कहा था कि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एसे। अबाउट लेंथ ऑफ द पैराग्राफ हमने कहा था कि किसी ग्रामर की किताब में पैराग्राफ की लेंथ के बारे में नहीं किया कहा गया कि भाई 6 लाइनें हो या 36 लाइनें हो, बट लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ should be governed by this simple principle that it must be directly proportional to the justification of burden of proof कि जितनी लाइनों में हम एक पर्टिकुलर बात को जस्टिफाई कर सकते हैं वहां तक हमारा पैराग्राफ होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा होना चाहिए। बट there is one more principle we need to follow regarding the length of the paragraph. वो ये है कि all of your paragraphs should be in subtle balance. उनमें एक तवाज़ुन होना चाहिए। They must not be lopsided. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ चीज़ें आपने बहुत heavily justify की हैं, कुछ चीज़ें आपने बिल्कुल under justify की हैं या under discuss की हैं। नेक्स्ट हमने बात की पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ की। there are three, let's say टॉपिक सेंटेंस, बॉडी, कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में आप मेन आइडिया मेंशन कर लेते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस में उसी मेन आइडिया को दोबारा से आप लिखते हैं बट विद अ चेंज्ड डिक्शन। बॉडी में आप उस टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं, सब्सटेंशिएट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी क्या हैं हमने बात कर ली थी कि दे आर यूनिटी, कोहेरेंस, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एंड सो फॉर वी हैव टॉक्ड अबाउट यूनिटी, कोहेरेंस एंड certain areas, certain things related to the development of the essay. And we will hopefully conclude discussion related to the paragraph in this lecture. So let's revise this as well. Unity के लिए हमने बात की थी कि a paragraph must be written on one sub aspect alone, not more than this. Secondly, हमने बात की थी कि unity is breached by 3 different ways. First one, A बल्कि कि पैराग्राफ में यूनिटी डिस्टर्ब होती है जब आप एक आइडिया को एक टॉपिक सेंटेंस में 2 आइडियाज लिख लेते हैं और एक पैराग्राफ में मेजर 2 आइडियाज लिख लेते हैं, जिसकी वजह से आपको मालूम नहीं हो रहा होता कि किस आइडिया को एक्सप्लेन किया जाए और कितना। सो दोनों आइडियाज पर इक्वली एक्सप्लेन भी नहीं हो पाते क्योंकि लेंथ उससे इंक्रीज हो जाएगी अपने पैराग्राफ की। सो दिस लीड्स टू द ब्रीच ऑफ द यूनिटी। सेकेंडली ये है कि आप एक ही आइडिया के ऊपर 2 पैराग्राफ लिख लें, अगेन दिस विल बी द वायोलेशन। एंड थर्डली कि आप एक पैराग्राफ में जो असल आइडिया है उससे हट के डिस्कशन विद इन डिस्कशन शुरू कर लें, दैट वुड नॉट बी हेल्पफुल आइदर। कोहेरेंस का मतलब ये है कि कनेक्टिविटी हो पैराग्राफ में, आपकी हर एक बात हर दूसरी बात के साथ एक सब्सिक्वेंट मैनर में कनेक्टेड होनी चाहिए। सो कोहेरेंस बेसिकली 2 तरह का है, एक है लॉजिकल कोहेरेंस और एक है वर्बल कोहेरेंस। लॉजिकल कोहेरेंस तभी अचीव हो जाता है जब आपने यूनिटी अचीव कर ली होती है। वर्बल कोहेरेंस अलबत्ता अचीव करने के लिए आपने इन चीज़ों के ऊपर रिलाय करना होता है। You can use pronoun, you can use, let's say, synonym, you can repeat the keyword, and finally, last but not the least, you can use transitional word. मसलन जो आप concluding sentence अभी तक हमने गुफ्तगू की है कि उसमें आप इस्तेमाल करते आए हुए हैं, concluding sentence से पहले transitional word like thus, hence, therefore, all of such transitional words can actually help you out in establishing the coherence. डेवलपमेंट के लिए हमने पिछली क्लास में इन 4 चीज़ों के बारे में बात की है, मतलब जो हमारी प्रीवियस क्लास थी। सबसे पहले हमने बात की कि डेवलपमेंट सिंपली मीन्स कि हाउ टू जस्टिफाई पर्टिकुलर आइडिया,
how to substantiate a particular idea, how to explain something, prove something beyond reasonable doubt. और उसके लिए there are simple steps. पहला ये कि जब आप टॉपिक सेंटेंस लिख लें तो आप अपने आप से ये सवाल कर लें कि हाउ दिस हैपेंस. मसलन आप कह रहे हैं कि फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिस्ट वायलेंस इन पाकिस्तान. द नेक्स्ट सेंटेंस इज मस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन इन माइंड कि कैसे. सो आपने बेसिकली करना ये कि उन दो की टर्म्स जो कि आपने टॉपिक सेंटेंस में इस्तेमाल किए उनके दरमियान को रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेना है और उनको आपने कोरिलेशन इस्टेब्लिश जो किया है उसे 2 से 3 लाइनों में सबस्टेंशिएट कर लेना है. सेकेंडली यू नीड टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स कि आप जब भी कोई आइडिया प्रूव करें तो आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो अपडेटेड होने चाहिए. कम से कम 2020 के 1920 के तो होने चाहिए. काफ़ी चीज़ों के आपको मिल जाएंगे साल के ही, काफ़ी चीज़ों के जिनके नहीं मिलते साल के, उससे 1 साल पहले के भी हो सकते हैं. 2021 है तो फिर आप 2020 और 21 दोनों के जो अपडेटेड फैक्ट्स हैं वो फिर आप करते जाएं. 22 है तो फिर आप 2000 लेट्स से 21 का करेंगे. 2017 है तो लेट्स से 15 और 16 के कर लेंगे ना इस कॉन्टेक्स्ट में. अब देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ कि पॉवर्टी लीड्स टू टेररिज्म एंड आई एम अननेसेसरली लेट्स से बीटिंग अबाउट द बुश के दुनिया में बहुत से ममालिक हैं, पॉवर्टी है, वहाँ पे दहशतगर्द इमर्ज हो रहे हैं. आई एम नॉट प्रूविंग एनीथिंग. लुक एट द थिंग्स थिंग अदरवाइज कि जी अफ्रीका में अकॉर्डिंग टू IMF there is a poverty power increase in poverty more than 60% in last 2 years alone. So there are increasing cases of let's say terrorism in Africa. So we can prove something with the help of the facts. मिसाल हम कहें कि पाकिस्तान must not go for a full a complete lockdown because of the economic crisis it's facing. और हम बात कर लें कि जी अभी देखें that reschedule हुआ है और हमने कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अचीव नहीं किए. लॉकडाउन इन सच अ सिनेरियो वुड बी डेट्रिमेंटल टू द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. सो फैक्ट्स कैन प्रूव अ थिंग दैट यू अदरवाइज टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रूव. थर्ड ये कि कोटेशन आप इस्तेमाल कर लें रेलेवेंट हो. फैक्ट्स आप देखें सिर्फ लिखने नहीं, उन्हें एक्सप्लेन भी कर लेना है आपने. सेम इज ट्रू विद द कोटेशन. कोटेशन भी किसी सोर्स के साथ लिखना है, सिर्फ ये नहीं लिखना कि नॉम चॉम्स्की says that war on terror has there can how can there be a war on terror when war itself is a terror. आपने साथ में बताना है कि who this bloody individual is. Noam Chomsky is a political analyst and a security analyst, an economic analyst. Who the hell he is? आपने वो जो है वो भी करना है. So यहाँ कभी कभार आप फिर बुक्स का रेफरेंस देते हैं वो फिर कंप्लीट होना चाहिए. मसलन आप हम बात कर रहे हैं कि let's say military intervention has been one of the reasons behind the failure of democracy in Pakistan. After establishing rational, you go on saying कि भाई in her book Democracy and Authoritarianism in South Asia, the author Aisha Jalal points out to the fact that democracy could not take its roots deeper into Pakistan because the military enjoyed veto power when it came to Pakistan's politics, particularly in the rise of the military dictatorship under the garb of the revolutionary government. तो इस तरह की आप बातें लिखेंगे, मतलब the things that are proven through facts and quotes, तो उससे आपकी जो बात की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाती है. बट कोई भी बात आपने लिखनी है वो जब तक आपके पास रेलेवेंट क्वांटिफाइबल डेटा, सबस्टेंशिएट करने वाली डेटा नहीं है तब तक आप वो बात ना करें. आखिरी चीज है एग्जाम्पल. कोई भी चीज कितनी भी वेग हो, आप एक एग्जाम्पल दे दें बात खत्म हो जाती. एज हैज बीन गिवन एग्जाम्पल इन द लास्ट क्लास कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल टॉपिक था मिलिट्री कोर्ट्स कैन निप द इविल ऑफ टेररिज्म इन बट एंड यू सिंपली सेड दैट लुक एट यूएई, लुक एट यूनाइटेड किंगडम कि वहां पर अटैक्स हो गए और उन अटैक्स के बाद उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली मिलिट्री कोर्ट्स एंड दे गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट. लुक एट यूएसए, पेट्रा अटैक के तहत उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली, दे जस्ट गॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स. अब ये 4 चीजें हैं जो कि आपको बेसिकली हेल्प आउट कर लेती हैं आपके तमाम तर पैराग्राफ्स में. एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि उनके जो शुरू वाले पैराग्राफ्स होते हैं ना, दे आर लैडन विद द फैक्ट्स, कोट्स, एग्जांपल, हर चीज जबरदस्त हो रही होती है. लेकिन द स्लोली एंड ग्रेजुअली दे मूव फॉरवर्ड, उतना जल्दी जो है वो उनकी जो लेट्स से
जो लेवल ऑफ एनालिसिस है वो फिर खराब होती जाती है, बिकॉज मेनी ऑफ एस्पायरेंट्स टेक दोज थिंग्स फॉर ग्रांटेड. So the source must completely be mentioned. Aisha Jalal, where does she write? You must be arguing about that. ठीक है. At times it is also allowed, as I told you in the case of Noam Chomsky. So अब इस पूरी बात करने का एक मकसद ये था कि एक तो आपकी रिवीजन हो जाए प्रीवियस क्लास की, सेकंड कि ऐसे राइटिंग में आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं. आप डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर. एक आप वो टॉपिक सिलेक्ट करें जो कि कम लोगों ने अटेम्प्ट किया हो. आप पहले तो वो टॉपिक सिलेक्ट करें जो कि आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ हो. दैट इज द डिबेट ऑफ आउटलाइन एंड दैट विल बी ड्यूली डिस्कस्ड देयर. सेकंड ये कि आप वो टॉपिक सिलेक्ट करें जो कि कम लोग अटेम्प्ट करते हैं. उसकी एक वजह ये है कि वहाँ पे आपके आर्गुमेंट्स कम रिपीट होते हैं. देखें आपके पास टॉपिक है फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, सारे लोगों ने ये टॉपिक पिक एंड चूज किया हुआ है. अब देयर इज अननेसेसरी रिपीटेशन. सारे लोगों का लेट्स से पहला आर्गुमेंट है मिलिट्री इंटरवेंशन, फ्यूडलिज्म है, लोग पढ़े लिखे नहीं, इलिटरेसी, कम ऑन एंड ऑल दोस रिपीटेटिव आर्गुमेंट्स. डेवलपमेंट आपको हेल्प आउट कर लेती है कि एक तो आपके आर्गुमेंट्स नए होंगे. थर्डली, थर्ड रीजन जिसके लिए डेवलपमेंट है खास तौर पर, वो ये है कि भाई आपके ना सिर्फ आर्गुमेंट्स एक होते हैं, कभी कभार आपके एनालिसिस भी एक जैसी हो जाती है. तो फिर आप डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट करें. मसलन सब लोगों ने लिखा है मिलिट्री इंटरवेंशन, तो आप फिर कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करें. सब लोगों ने लिखा है मिलिट्री कोर्ट्स कैन हैव द इविल ऑफ टेररिज्म, बट कहाँ पे आपकी डिफरेंस इन एनालिसिस. सो quoting certain things which have tangible effects, which have tangible effect can actually alter the manner of convincing the reader. कि भाई आप दीगर लोगों से डिफरेंशिएट कर रहे हैं in terms of the quality information that you incorporate in your particular let's say paragraph. And this is important part of analysis. इसके अलावा जो आप analysis करेंगे that would be too naive, or this is literally not asking for the moon. इतना कोई ये मुश्किल काम नहीं है. You should take it, you should not take it for granted. It must be taken on a serious note. अब हम आज की फिर जो नई गुफ्तगू है वो कर लेते हैं. This was the focus was to sensitize you ना. अच्छा, एक और चीज आप ध्यान में रखें वो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ द पैराग्राफ है. अच्छा, नंबर्स ये आप देख लें, 4 ही हो गए, 5वीं ये कर लें 5, और फिर इसमें 6 अंदर कर लें. Another thing related to this particular point is the definition that adds clarity into the topic. डेफिनेशन को हमने 2 चीजों में कैटेगराइज किया. एक तो आपने डेफिनेशनल पैराग्राफ लिखना होगा हर उस चीज का, हर उस टर्म का जो कि टॉपिक में इस्तेमाल हुआ. मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले लेते हैं 2020 में जो एसेज आए उनकी. 2020 में हमारे पास लेट्स ऐसे थे पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. वन सेकंड हमारे पास इनफॉर्मल इकोनॉमी, द वे फॉरवर्ड. अब ये जो है हमारे टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं. 2019 उसमें ये पीएमएस, उसमें आप देखें कि इस्लामोफोबिया, इसके ऊपर ऐसे आया राइज ऑफ इस्लामोफोबिया. 2017 में आप देखें तो कॉलोनियल मेंटालिटी के ऊपर ऐसे आया, मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, इसके ऊपर ऐसे आया. So my first point, ladies and gentlemen, dear aspirants, candidates, यही है कि यार आपके टॉपिक्स में ना कोई टर्म इस्तेमाल होती है जिसके इन एंड अराउंड सारा ऐसे घूम रहा होता है. आपने जो आउटलाइन लिखी, इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के फौरन बाद आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है. उसको हम कहते हैं बेसिकली डेफिनेशनल पैराग्राफ, जिसमें आप उस पर्टिकुलर टर्म को पहले अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं. काफी सारे एस्पायरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि इंट्रोडक्शन के शुरू वाली लाइनों में ही उस टर्म को डिफाइन कर लेते हैं, बट द स्कोप ऑफ इंट्रोडक्शन इज एंटायरली डिफरेंट. इंट्रोडक्शन का स्कोप ये नहीं है कि आप एक टर्म के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करें. दैट वुड बी एन एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ. एंड इंट्रोडक्शन मस्ट नॉट बी दैट एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ जो जिससे फिर आप फर्क ही ना मालूम कर सकें कि भाई इंट्रो और बॉडी के पैराग्राफ में बेसिकली क्या फर्क होता है. नो. तो आपने डेफिनेशनल पैराग्राफ लिखना है. कैसे, मैं उसकी मिसाल लेता हूँ. इस्लामोफोबिया आपको एक टर्म मिल गया. जब आप डेफिनेशनल पैराग्राफ लिखते हैं ना तो लिटरली यू एड क्लैरिटी इनटू द डिबेट. मसलन पता ही नहीं है कॉलोनियल मेंटालिटी, काफी ऐसे होते हैं जो कि एंड तक हमें नहीं पता चलता कि इसमें रीडर कहना क्या चाह रहा था.
क्या उसे खुद उन कॉन्सेप्ट्स का पता है जो उसने इतने एग्रेसिवली यूज किए हैं, या नहीं पता बिल्कुल भी। सो इस्लामोफोबिया, लेट्स से इस्लामोफोबिया बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इस्लाम एज जो कि रिलीजन को रेफर करता है, मुसलमानों का रिलीजन, एंड फोबिया एज अ फियर। इस्लामोफोबिया चार मुख्तलिफ तरीकों से मैनिफेस्ट होती है। नंबर वन, इस्लाम एज अ जियो पोलिटिकल फोर्स से खौफ खाना, इसका नाम इस्लामोफोबिया है, जिसकी मिसाल मुसलमानों का बढ़ता हुआ सरसूख क्रूसेड्स के टाइम, सल्तनत उस्मानिया, और यहाँ पे मौजूदा हालात में अगर चंद ममालिक भी मिलकर कोई कदम उठा लें तो उससे किया जाता है। सेकंड, इस्लामोफोबिया refers to the fear जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द मुस्लिम वर्ल्ड नजर आता है। वो विद इन मुस्लिम कंट्रीज हो फिर भी इस्लामोफोबिया है, क्योंकि दीगर लोग देखते हैं कि भाई ये तादाद में अगर ज्यादा हो गए तो दे कैन डू एनीथिंग। सेकेंडली सेकेंडली के वेस्ट में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, इसे भी इस्लामोफोबिया के एंगल से देखा जाता है, एज देयर हैज बीन अ फेमस थीसिस इन द नेम ऑफ द ग्रेट रिप्लेसमेंट। तो द ग्रेट रिप्लेसमेंट क्या कहती है? वो सिंपली यही बात कहती है कि भाई ओवर द कोर्स ऑफ टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यूरोप विल बिकम यूरेगा। तो इस खौफ के तहत ही ये जो रेसिस्ट लोग हैं वेस्ट में, वो कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों को अलाउ ही नहीं किया जाए कि वो वेस्ट में आ जाएं, why they are coming here in first place. Thirdly, Islamophobia is basically a fear that Islam would take over the world. Since Islam has a global aspirations कि भाई पूरी दुनिया में जो जुल्म है वो तभी मिटाया जा सकता है जब इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो नाफिज किए जाएं। फोर्थली ये कहते हैं यूज ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म by certain terrorist organizations, this is also considered Islamophobia. That is not in line with established Islamic principles, but certain religiously extremist organizations quote things out of context in order to malign Islam, which is totally, मतलब ये जो अमल वो करती हैं ये बहुत ही बुरा अमल है। मसलन देखें अलकायदा और दाइश की जो एक्टिविटीज़ हैं वो है तो उनके इंडिविजुअल एक्ट्स, बट उसकी वजह से हो क्या रहा है, मुसलमानों के ऊपर जो वेस्ट के लोग हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं। दिस इज आल्सो फॉर्म ऑफ फोबिया जनरेटेड बाय सर्टेन लेट्स से नॉन स्टेट एक्टर्स मिसयूजिंग द नेम ऑफ इस्लाम। तो इन तमाम तर कॉन्टेक्स्ट में इस्लामोफोबिया इस्तेमाल होता है। अब देखें आपने जब ये पैराग्राफ लिखा, बोलने में जाहिर सी बात है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बिकॉज आई हैव एन एक्सप्लेनेटरी पर्पस by keeping in view the audience I am basically interacting. But at the same time you guys need to take into the account कि जब आपने ये definitional paragraph लिख लिया ना तो उसका एक positive impact जाता है कि भाई you know this thing and you know this thing in a deeper manner. So the deeper analysis which many candidates are unable to offer, you offer that deeper analysis within a wink of an eye. Look at the other idea, colonial mentality. Colonial mentality is a form of internalized operation जिसमें पोस्ट कॉलोनियल सब्जेक्ट्स जो हैं, कॉलोनाइज माजी में कॉलोनाइज सब्जेक्ट से लोग वो समझते हैं कि जो कॉलोनाइजर के वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, एटीट्यूड है, उसका गवर्नेंस है या उसके ओवरऑल सिस्टम है, वो ज्यादा सिविलाइज्ड है, वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू द इंडिजिनस। और कॉलोनियल मेंटालिटी एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अफेयर है जिसमें हम अपने आप से जुड़े हुए हर चीज के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। उसकी मिसाल ये कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वो अपनी नेटिव जबान में बोलने को थोड़ा सा बुरा समझते हैं। वो समझते हैं कि भाई दी हाई रिगार्ड लाइज विद इंग्लिश, कि अगर हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो लोग फिर कहेंगे यार कमाल कमाल का आदमी है, बड़ा जबरदस्त आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन अगर हम वही बात अपने मकामी लहजे और मकामी लेट्स से टोन में समझाएंगे तो लोग कहेंगे कि यार इतना पढ़ लिख के भी ना है वही पागल किस्म का आदमी। यानी कि दिस इज an internalized form of colonial mentality. Its scope is wider. Colonial mentality political apparatus में ये है कि भाई political matters are confined to a minority elite and majority of the public is put out of either political process or out of the decision making process. One. Second, colonial mentality economic angle से ये है कि भाई core areas are developed at the cost of the peripheral areas. जैसे माजी में ब्रिटिश इंडिया थी तो the development according to Shashi Tharoor in his book Inglorious Empire, that the development of the UK was based on the underdevelopment of the India.
It can be colonial mentality, can be in the cultural manner कि हम गोरे के मतलब गोरे यहाँ से वो गोरी क्रीम नहीं है, जहाँ से मुराद है कि द वाइट पीपल उसके जो वैल्यूज थे उसे ज्यादा रिकॉर्ड करते थे एज कम्पेयर टू द इंडिजिनस वैल्यूज के भाई एवरीथिंग दैट इज वाइट white basically that is of the standard, even our standards of beauty, our standards of ethics were all those that were preached and practiced by the colonizer. So the disregard for everything that is indigenous by labeling it as local. देखें हम सीएसएस में भी बुक्स रिकमेंड करते हैं तो मैथ्स मैनर्स कहते हैं सर किसी लोकल ऑथर की ना बताएं। अब लोकल ऑथर ने कितना ही सिस्टमैटिकली वो चीज लिखी हो, जबरदस्त करके बयान की हो, but since he is indigenous we label him in a pejorative manner that he is a local basically negative connotation लेके आता है। So आपने my point is ladies and gentlemen, आपने करना ये है कि you need to write a definitional paragraph in case there is a term that is used in topic. I remember KPMS 2018 में there was an essay, demilitarization is a key to global peace and cooperation. Out of let's say around 15-16,000 only roughly 20 to 30 candidates could qualify this particular essay, और मेजॉरिटी को पता ही नहीं था आखिर तक कि डीमिलिटराइजेशन होती क्या है। बस आप वहां से बाकी अंदाजा लगा लें कि why people fail in essay. In 2020, the essay result has been very ruthless. Majority took it for granted. और देखें फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी जैसे टर्म्स अगर नहीं आएंगे तो ऐसे तो फेल होना ही है ना। पोलराइज पॉलिटिक्स इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस बाय डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, अगर पता ही नहीं है पोलराइज पॉलिटिक्स क्या है तो definitely the chances of failure would increase. So these are basically tools, मतलब why I'm dedicating a lot of time to these things basically कि पैराग्राफ की पैराग्राफ की जो गुफ्तगू है it can be summed up, it can be summed up in let's say it can be summed up let's say in one or two discussions. So I'm dedicating each day to let's say everything, and that too in separate manner, because these things have a larger role to play. और आपने उस लार्जर रोल को जहन में रखना है कि नथिंग शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड इफ यू आर सीरियस विथ योर एग्जाम, बिलीव यू मी। अदरवाइज इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप छोड़ दें। CSS इज नॉट द ओनली स्टैंडर्ड टू प्रूव योर मेटल। देयर आर गुड इंजीनियर्स, देयर आर गुड डॉक्टर्स, देयर आर गुड लॉयर्स, देयर आर गुड बिजनेसमैन। आप 3-4 साल इन्वेस्ट करते हैं इतने CSS को, मतलब 6 महीने तो बेयर मिनिमम है ना, कोई साल करता है, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल। After investing, money is an insignificant thing. After investing a lot of time, resources, emotional attachment, and each and everything, and the point you should be working on, the point that you should be actually looking into is you must have a serious attitude. Serious attitude होना चाहिए आपको, ठीक है? Okay. So another thing related to this is definitions of the terms used in a paragraph. देखें, हमने डिक्शन में बात की थी कि we must actually come to terms with the topic, और वो हम कैसे आ सकते हैं coming at let's say coming to terms with the topic, कि हम उस टॉपिक का जो requisite जो jargon है वो इस्तेमाल कर लें। Requisite jargon से मुराद ये कि भाई democracy is a different set of jargons, terrorism is a different set of jargons. It's imperative that we must use that. But अगर हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि वी आर शोइंग दैट वी आर डीलिंग अ टॉपिक फ्रॉम एन एक्सपर्ट एंगल। लेकिन अगर उसमें हम जो जॉर्गन इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड वी आर नॉट एलाबोरेटिंग इट, वी आर let's say defeating the purpose of discussion. We should not be doing that. Yani it's good to use the terms in a particular topic, but it's very important to define those terms where they are used.
सो फॉर एग्जाम्पल हमारा हमने टॉपिक सेंटेंस ये बना ला है। टॉपिक सेंटेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है टर्म, विद इन अ पैराग्राफ भी हो सकता है, कहाँ पर भी हो सकता है। सो हमारे पास लेट्स से टॉपिक सेंटेंस है, डेमोक्रेसी इज बिकम द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। अब ये जो वर्ड है ना, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, दिस डिमांड्स डिस्कशन। मतलब इसको अगर आप दो लाइनों में डिफाइन कर लेंगे ना, तो दिस वुड बी ऑफ utmost help, tyranny of majority। आप अगली लाइन में ही इसको डिफाइन कर लें कि इन सिंपल वर्ड्स, tyranny of majority simply means this, this, and this। Are you getting this point? For example, you have another topic, a topic sentence. Populism has ushered in era of political incorrectness। In simple words, political incorrectness can be defined as, और फिर आपने दो लाइनों में define कर ली, and then you went on analyzing in the manner I told you in the previous line। So next thing that you can do is, okay, for example, you have let's say another topic, Pakistan sentence. Pakistan is a republic with democratic deficit। You can use this word democratic deficit। ये आपके लिए term है, you should be defining it। The better you define it, the easier it would be for you to score good marks in this particular paragraph or this particular essay। So defining things is important। अच्छा, पैराग्राफ को डेवलप करने के दो तीन और भी तरीके हैं। आई वुड सिंपली कमेंट ऑन देम। वो आप तब इस्तेमाल करें जब आपकी अंग्रेजी आप समझें कि कदरे बेहतर है। अगर आप ये मेथड इस्तेमाल ना करें तब भी ओके है, आप प्रीवियस जो चीज़ें रही हैं वहाँ तक अपने आप को महदूद करें। अ पैराग्राफ कैन बी रिटन बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ कंपैरिजन। हम ये ख़ास तौर पर तब करते हैं जब हम सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं, केस स्टडीज़ प्रपोज करते हैं। कंपैरिजन दो तरह का होता है, वन टू वन कंपैरिजन भी हो सकता है, वन आफ्टर वन कंपैरिजन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर हम देखें कि हमारे पास एक टॉपिक है कि पाकिस्तान डिफीटेड टेररिज्म इन बेस्ट पॉसिबल मैनर एज कंपेयर टू द अफगानिस्तान। और हम एक बात पाकिस्तान की, एक बात अफगानिस्तान की, फिर एक पाकिस्तान की, एक अफगानिस्तान की करें तो दिस विल बी कॉल्ड वन टू वन कंपैरिजन। जैसे अब मैं दोबारा से कह रहा हूँ, पाकिस्तान वाज एबल टू डिफीट टेरर ऑन इट्स लैंड एज कंपेयर टू अफगानिस्तान इन द रीजन। Pakistan initially took a step of declaring all Taliban as bad Taliban. On the other hand, Afghanistan continued this discussion of distinction of good Taliban versus bad Taliban. Secondly, Islamabad stressed the need of national narrative in the form of Paigam-e-Pakistan Ordinance that condemned violent terrorism and suicide terrorism, particularly in all its forms and manifestations. On the other hand, in Afghanistan, there is no such counter narrative to the issue of, let's say, terrorism. Thirdly, Pakistan devised a nationwide strategy in the form of National Action Plan in order to defeat terrorism both through hard as well as and soft power. As compared to this, in Afghanistan, there has not been such a vast policy framework to counter the menace of terrorism. Lastly, Pakistan took active steps of establishing military courts to nip the evil of terrorism in bud, which resulted into the drastic decline of terrorist violence. Sadly, no such arrangement exists in Afghanistan. This proves that how Pakistan was comparatively fair and able to defeat the menace of terrorism in region. So let's talk about the other thing। अगर हमने ये ऐसा कर लिया होता कि पहले सारी बातें पाकिस्तान की कर ली होती, फिर सारी बातें अफगानिस्तान की कर ली होती, तो this could have been one after one comparison। तो आप दोनों में से कोई एक मेथड कर सकते हैं, that would be helpful and there isn't any issue involved in that। एक और है anecdote भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं wherever necessary। For example,
आप एनेक्डोट इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से फ्री स्पीच को जस्टिफाई करने के लिए एक टीचर ने प्रॉफिट के खिलाफ जो है वो कार्टून्स बनवाए और हमारे पूरे मुसलमानों की जो दिल है वो आज़ारी की। दिस शुड नॉट बी द केस, दिस इज नॉट द फ्री स्पीच, दिस इज अ हेट स्पीच। अगर मैं और एक सिंपलिस्टिक, उससे पहले एक मुझे अच्छा लगता है एनेक्डोट आई यूजुअली टेल माय स्टूडेंट्स कि अगर एक एनेक्डोट आप ये लिख सकते हैं कि भाई एक मर्तबा आप किसी मीटिंग में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर बैठे थे, बड़े कह लगा रहे थे। अचानक एक सहाफ़ी ने उनको अप्रोच किया और उनसे पूछा कि सर ऐसा क्या है जिसके ऊपर आप इतने शुगर लगा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश अपनी कुर्सी से उठा, उसने कहा कि जेंटलमैन, आई एम टेलिंग माय फ्रेंड टोनी ब्लेयर that I am going to kill 10,000 Muslims and one dentist. The journalist was immediately shocked and asked, "So why one dentist?" So George W. Bush laughed again, and this time louder. Ke basically, this was what I was telling to my friend Tony Blair, that the world is least concerned about the killing of 10,000 Muslims as compared to the killing of one dentist. So this is amount of Islamophobia that has been instigated by whom? Instigated by the media. इतना मीडिया ने जो है इस्लामोफोबिया का जो है वो माहौल क्रिएट कर लिया। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मीडिया इज वन सोर्स from where the threat of Islamophobia emanates. So you can talk about that. You can talk about all these, right? सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने पैराग्राफ में कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग इट एन ओवरव्यू कि हमने पैराग्राफ में अभी तकरीबन चीज़ें डिस्कस कर ली हैं एक्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन। So this is paragraph writing. We had an overview on this discussion. Secondly, we discussed components, unity, coherence, development, and the development component is over. Organization will be discussed in the next class, and that discussion will be followed by outline making skills in the next class. Then development को हमने डिटेल में देखा, development of the paragraph को देखा, definition of the terms देखी, comparison and an anecdote. We talked about all these things in order to understand that paragraph writing is not as simple a task as it is otherwise thought or imagined. Paragraph writing is a serious business and hence must be taken in such a serious manner. जितना आप इसे इतना सीरियस मैनर में लेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पैशन।